हेलो स्टूडेंट, सी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी ग्रामर के महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे स्टूडेंट, जिसमें से रीतिकाल से संबंधित इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन लेकर के आए हैं। वन लाइन फैक्ट स्टूडेंट, जिसमें से इंपॉर्टेंट है कम से कम 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है रीतिकाल से संबंधित। स्टूडेंट आपको मैंने भक्ति काल, आधुनिक काल से संबंधित एंड स्टूडेंट गद्य के कितने विधाएं होते हैं सभी से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड कराया है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको देखना और तैयार करना है स्टूडेंट। और इतना तो आपको पता ही हो गया स्टूडेंट कि यदि इसका फ्री पीडीएफ नोट्स आप चाहते हैं तो प्ले स्टोर से सी कोचिंग क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए, उसको वेरीफाई कीजिए। और स्टूडेंट स्टडी मटेरियल पर आपको फ्री में अवेलेबल है स्टूडेंट हिंदी ग्रामर का 64 पेज का फुल पीडीएफ नोट्स। चलिए यहाँ पर स्टूडेंट भक्ति काल का 3 क्वेश्चन छूट गया था, जिसमें से देखते हैं कि कबीर के मूल स्वर कौन से हैं, तो समाज सुधार। ठीक है, काव्य का मूल स्वर क्या है, तो समाज सुधार उनका मेन उद्देश्य था स्टूडेंट। कबीर के जो काव्य है उनका मेन उद्देश्य क्या था, तो समाज सुधार। और कबीर की भाषा क्या है, तो सधुक्कड़ी भाषा। देखिए, यदि कबीर का स्टूडेंट किसी भी आप क्लास में 9, 10, 11, 12 सभी के लिए हेल्पफुल है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि स्टूडेंट सभी में ग्रामर पूछा जाता है। ऐसा कोई क्लास नहीं है 9th से लेकर 12th तक कि उसमें ग्रामर नहीं पूछा जाता, ग्रामर पूछा ही जाता है स्टूडेंट। कम से कम 60 नंबर के ग्रामर पूछे जाते हैं। तो कबीर की भाषा देखिए, कबीर की भाषा में यदि आप भाव पक्ष, कला पक्ष लिखते हैं तो कला पक्ष में आप लिख सकते हैं कि इनकी भाषा जो है भाषा शैली में सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। तो कबीर की जो भाषा है सधुक्कड़ी भाषा है। कौन सी है, तो सधुक्कड़ी। और कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है। क्यों डिक्टेटर, या हिंदी में इसे भाषा का तानाशाह कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, भाषा का तानाशाह किसे कहा जाता है, कबीर को। इस प्रकार का क्वेश्चन भी आ जाएगा। और वाणी का डिक्टेटर या भाषा का डिक्टेटर किसे कहा जाता है स्टूडेंट, तो कबीर को कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखेंगे रीतिकाल से संबंधित। तो रीतिकाल यहाँ पर देखिए, रीतिकाल का जो संवत है स्टूडेंट 1700 से 1900 संवत तक चला स्टूडेंट। तो रीतिकाल का क्या है, तो रीतिकाल का स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1700 से 1900 तक। रीतिकाल के जो प्रणेता या जनक स्टूडेंट किन्हें कहा जाता है, तो आचार्य केशव दास को कहा जाता है रीतिकाल का जनक। रीतिकाल का जनक पूछता है या प्रणेता, तो आचार्य केशव दास। देखिए सभी काल में उसका जनक पढ़ना अनिवार्य है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ देता है स्टूडेंट इसके जनक कौन से हैं। फिर आचार्य केशव दास को यहाँ पर स्टूडेंट देख सकते हैं अलंकारवादी, चमत्कारवादी कवि और हृदयहीन कवि एवं कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। अब देखिए इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है स्टूडेंट, यहाँ से पूछ दिया जाता है। अब यहाँ से देखिए 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। कैसे, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है, तो आचार्य केशवदास को। चमत्कारवादी कवि किसे कहा जाता है, आचार्य केशवदास। अलंकारवादी कवि किसे कहा जाता है, तो आचार्य केशवदास। हृदयहीन कवि किसे कहा जाता है, तो आचार्य केशवदास। और रीतिकाल के जनक कौन है, तो आचार्य केशवदास। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं कि रीतिकाल के जनक आचार्य केशवदास और कठिन काव्य का प्रेत आचार्य केशवदास। इस प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं स्टूडेंट। इसके बाद देखिए स्टूडेंट, अनेक कवियों ने यहाँ पर रीतिकाल का नाम अन्य नाम दिए अन्य कवियों ने कि रीतिकाल को और इन नामों से कहा जा सकता है। और स्टूडेंट यहाँ पर यह भी पूछ दिया जाता है कि रीतिकाल का नाम किसने दिया। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए नामकरण करने वाले साहित्यकार कौन है और नाम रीतिकाल। तो रीतिकाल का जो संवत है आपने देखा कि 1700 से 1900 तक है। अब रीतिकाल का नाम किसने दिया, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को रीतिकाल कहा। इसके बाद देखिए रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल कहा गया। तो उत्तर मध्यकाल किसने कहा, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब देखिए उत्तर मध्यकाल किसको कहा जाता है, तो आप लिख सकते हैं कि रीतिकाल को। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 4 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे जिसमें से आपका एक सही होगा, 3 गलत होगा। तो उत्तर मध्यकाल किसका है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि रीतिकाल को कहा जाता है। और रीतिकाल उत्तर मध्यकाल दोनों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नामकरण किया था। इसके बाद देखिए श्रृंगार काल। श्रृंगार काल ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि श्रृंगार काल किसे कहा जाता है। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट रीतिकाल में सबसे ज्यादा श्रृंगार रस की प्रमुखता है।
और रीतिकाल का प्रमुख रस भी कहा जाता है श्रृंगार रस को, इसलिए इसे श्रृंगार काल भी कहा गया। और ये किस साहित्यकार के द्वारा कहा गया? तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा कहा गया। स्टूडेंट, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा कहा गया। और रीतिकाल को कला काल भी कहा गया। रमाशंकर शुक्ल रसाल के द्वारा कहा गया। इसके बाद देखिए, रीतिकाल को अलंकृत काल भी कहा गया। क्या कहा गया? अलंकृत काल। और ये किसने कहा? तो ये मिश्र बंधु ने कहा। ये स्टूडेंट कई बार आ चुका है कि रीतिकाल का नाम अलंकृत काल किसने दिया? तो मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा था रीतिकाल को। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि रीतिकाल स्टूडेंट क्या है, रीतिकाल के कितने नाम है? तो उत्तर मध्यकाल, श्रृंगार काल, कला काल, अलंकृत काल। और उनके नाम देने वाले साहित्यकारों के नाम अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने दिया, कला काल रमाशंकर शुक्ल रसाल ने दिया, श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया, उत्तर मध्यकाल तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया, रीतिकाल तो स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। और किंतु इसके जनक कौन है? तो आचार्य केशवदास है। स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए, इसे श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि रीतिकाल का जो प्रमुख रस है वो श्रृंगार रस है। रीतिकाल के कवियों ने सबसे ज्यादा श्रृंगार रस का वर्णन किया, इसलिए इसका प्रमुख रस श्रृंगार रस और श्रृंगार काल कहा गया। किसके द्वारा? तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा। इसके बाद देखिए, जो रीतिकाल की काव्य भाषा है वो कैसी है? तो ब्रज भाषा। ब्रज भाषा क्या है? रीतिकाल की काव्य भाषा। रीतकालीन में गागर में सागर भरने वाले कवि कौन से हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गागर में सागर भरने वाले कवि तो बिहारी। देखिए, ये आपका मुहावरा में भी आता है स्टूडेंट कि गागर में सागर भरना। तो गागर में सागर भरना इसका मतलब ये होता है कि एक ही वाक्य में, एक ही शब्द में बहुत कुछ कह देना, यानी छोटे से पंक्ति में, छोटे से शब्द में स्टूडेंट बहुत कुछ कह देना, यानी उसका अर्थ जो है एक विस्तृत रूप का निर्माण ले लेता है, तब वह क्या कहलाता है? कि गागर में सागर भरना। तो आप स्टूडेंट सुने होंगे कि यदि कोई व्यक्ति बोलता है तो बोल देते हैं इन्होंने तो गागर में सागर ही भर दिए, मतलब कम शब्द में बहुत सारा बात कह गए स्टूडेंट। तो रीतिकाल में गागर में सागर भरने वाले कवि बिहारी है। वो स्टूडेंट क्या है? बहुत कम ही शब्दों में लोगों को बहुत अच्छे से समझाते थे स्टूडेंट, उनके कविता के माध्यम से। ठीक, तो यहाँ पर गागर में सागर भरने वाले कवि कौन है? तो बिहारी। ठीक, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। इसके बाद देखिए, और अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप कि रीतिकालीन स्टूडेंट यहाँ पर वीर रस का कवि कौन है? रीतिकालीन वीर रस का कवि तो भूषण। आगे देखिए स्टूडेंट, कंटिन्यू। रीतिकालीन वीर रस का कवि, तो रीतिकालीन जो वीर रस के कवि हैं तो वो भूषण दास हैं। कौन है स्टूडेंट? तो भूषण। तो यहाँ पर देख सकते हैं भूषण प्रेम के पीर का अमर गायक कवि। प्रेम के पीर के अमर गायक कवि कौन है? तो घनानंद है। इंपॉर्टेंट है। रीतिकाल का एकमात्र महाकाव्य, रीतिकाल के एकमात्र महाकाव्य कौन सा है? रामचंद्रिका। उसके रचयिता जो है आचार्य केशवदास हैं। कौन है? आचार्य केशवदास। फिर है रीतिकालीन काव्य को 3 भागों में बांटा गया है। रीतिबद्ध काव्य, रीति सिद्ध काव्य, रीति मुक्त काव्य में बांटा गया है। ये क्वेश्चन 2 नंबर के पूछ सकते हैं कि रीतिकालीन काव्य को कितने भागों में बांटा गया है, नाम लिखिए। तो रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त 3 भागों में बांटा गया। अब देखिए, इसी के आधार पर रीतकालीन कवियों को भी 3 भागों में बांटा गया। इस प्रकार से रीतिबद्ध काव्य में रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध काव्य में रीति सिद्ध कवि और रीति मुक्त काव्य में रीति मुक्त कवि। स्टूडेंट यहाँ पास आप देख सकते हैं सभी कवि इस प्रकार पूछ देगा कि रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त कवि 2-2 कवियों के नाम लिखिए। तो रीतिबद्ध कवि हैं आचार्य केशवदास, मतीराम देव, पद्माकर, चिंतामणि आदि। यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं। रीति सिद्ध कवि हैं बिहारी और रीति मुक्त कवि घनानंद, बोघा, आलम ठाकुर आदि। इसके बाद देखिए, रीतिकाल में मुक्तक काव्य की प्रधानता है। तो किस काव्य की प्रधानता इस प्रकार आ सकता है? तो मुक्तक काव्य की। बिहारी के काव्य का मूल रस कौन सा है? तो बिहारी के काव्य का मूल रस है श्रृंगार रस। सर्वाधिक सुंदर ऋतु वर्णन किया तो पद्माकर ने अपने काव्य में सर्वाधिक सुंदर ऋतु का वर्णन किया। जगत विनोद के कवि हैं तो पद्माकर जगत विनोद के कवि हैं। पद्माकर रीतिकाल के श्रेष्ठ कवि हैं।
रीतिकाल के श्रेष्ठ कवि कौन है? तो पद्माकर हैं। इसके बाद बिहारी ने प्रेम और सौंदर्य के अनुपम चित्रण किया। प्रेम और सौंदर्य का अनुपम चित्रण किसने किया? या कि फिर आएगा प्रेम और सौंदर्य का चित्रण किसने किया? तो बिहारी ने। ये कवि हैं स्टूडेंट। इस प्रकार की रीतिकाल से संबंधित इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं। कम से कम स्टूडेंट 30 प्लस ही होंगे स्टूडेंट। तो उम्मीद करता हूं कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट और अच्छा लगा होगा, जो कि एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और अपना राय कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।